क्या आप जानते हो कि अगर आप एक पूरे संतरे को पानी में डालोगे तो वो नहीं डूबेगा, लेकिन अगर आप संतरे को बिना छिलकों के पानी में डालोगे तो वो तुरंत डूब जाएगा। मगर ऐसा क्यों होता है? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप 1 महीने ब्रश ना करते हो तो क्या होगा? या क्या आपको ये पता है कि किसी दूसरे इंसान को उबासी लेते हुए देखने से आपको भी उबासी क्यों आने लगती है? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। नंबर 10। दोस्तों, आजकल ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। धीरे धीरे हमारे जीने की उम्र घटती जा रही है। मगर क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि भारत के किस राज्य में लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं? नीति आयोग की 2010 से 2014 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो केरल के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 74.9 ईयर्स है। दूसरे नंबर पर दिल्ली। चौंक गए ना? दरअसल सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहर में भी लोगों की एवरेज आयु बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की महिलाओं की एवरेज एज 74.7 ईयर्स है और पुरुषों की 73.2 ईयर्स। तीसरे नंबर पर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की महिलाएं 74.9 ईयर्स जीती हैं और पुरुष 72.6 ईयर्स। चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र आता है। नंबर 9। अक्सर आपको ऐसा नोट मिल जाता होगा जो काफ़ी ज़्यादा फटा होता है, जिसे फिर कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं होता। ऐसे में आपके पास उस नोट को अपने पास रखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन आरबीआई ने ऐसे कटे फटे नोट के एक्सचेंज को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके अनुसार सभी ऐसे नोट जो अभी मार्केट में चलने लायक स्थिति में नहीं है, उन्हें चलन से वापस लेकर उनकी जगह नए नोटों को मार्केट में जारी किया जाए। लेकिन इसके बाद उस नोट का क्या होता है? एक्चुअली नोट की सेल्फ लाइफ पूरी होने के बाद आरबीआई इन्हें वापस ले लेता है। इन्हें बैंकों के जरिए इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। हालांकि पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब नोटों को रिसाइकिल किया जाता है। इसके लिए पहले नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर रिसाइकिल करने के बाद अच्छे पेज से फिर नोट बनाए जाते हैं। और अगर पेपर सही नहीं रहा तो उसे न्यूज़पेपर, रफ कॉपी और बाजार में बिकने वाली कागज़ की वस्तु जैसी चीज़ें बना दी जाती है। नंबर 8। जब आप अपने स्मार्टफोन पर टाइपिंग और टेक्सटिंग में व्यस्त होते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज कौन सा था? एक्चुअली सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज 30 साल पहले 3 दिसंबर 1992 को लिखा गया था। एक बहुत ही सिंपल और चेयरफुल मैसेज, मैरी क्रिसमस। ये एसएमएस नील पेपवर्थ के द्वारा वोडाफोन के नेटवर्क के माध्यम से लिखकर भेजा गया था, जिसे वोडाफोन के कर्मचारी रिचर्ड जर्विस ने क्रिसमस पार्टी के मौके पर रिसीव किया था। उस समय 22 वर्षीय ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पेपवर्थ ने कंप्यूटर से पहला एसएमएस भेजा था और फिर मॉडर्न मैसेजिंग की शुरुआत हुई। 2017 में नील पेपवर्थ ने कहा था कि 1992 में मुझे नहीं पता था कि टेक्सटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी और ये लाखों लोगों द्वारा यूज़ किए जाने वाली इमोजी और मैसेजिंग ऐप को जन्म देगा। नंबर 7। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर आप महीने भर ब्रश ना करें तो? 1 महीने ब्रश ना करने से मुंह से बहुत बदबू आने लगेगी, जो कि आम बात है। लेकिन इसके अलावा दांतों पर गंदगी की एक कठोर परत जमने लगेगी, जो कितनी भी बार ब्रश करने से नहीं निकलेगी। इसके अलावा दांतों में बैक्टीरिया का जमावड़ा लग जाएगा। पहले ही दांतों में 700 तरह की करीब 60 लाख बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्रश ना करने से और बढ़ जाएंगी। ये बैक्टीरिया ना केवल दांतों में कैविटी लाएंगे, बल्कि आपके मसूड़ों को इतना कमज़ोर कर देंगे कि बिना कुछ खाए ही आपको इसमें जलन होने लगेगी। इसके बाद कुछ भी खाना मुश्किल हो जाएगा। वही मुंह की बदबू आपकी सांसों तक में समा जाएंगी। इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ आपके दांतों की बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी और आपके दांत गिरने लगेंगे, क्योंकि आपके दांत सड़ने लगेंगे। इसलिए हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6। जब भी आप पानी में ड्राई बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। यहाँ तक कि अगर आप फ्रिज से भी एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के रखोगे तो उसमें से भी धुआं निकलता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में ये धुआं कोई गैस नहीं बल्कि भाप है, जो बर्फ़ की ठंड के कारण उसके आसपास जम जाती है। जब बर्फ़ के आसपास की हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें से थोड़ी भाप पानी की बूंदों में बदल जाती है। जमी हुई भाप हवा के झोंके से धुएं की तरह लगती है। नंबर 5। अगर आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है तो ये तो ज़रूर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर कई तरह के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं,
जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इनका मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ। यहाँ W वाले साइन बोर्ड्स का मतलब होता है विसल यानी सीटी, जबकि W/L साइन बोर्ड का मतलब होता है विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग। और ये बोर्ड लगभग 250 मीटर की दूरी पर लगे रहते हैं ताकि ट्रेन हॉर्न बजाए। C/4 का साइन बोर्ड हर फाटक से कुछ दूर पहले लगा होता है ताकि ट्रेन फाटक पहुंचने से पहले एक बार हॉर्न ज़रूर बजाए। W/B साइन बोर्ड का मतलब होता है विसल फॉर ब्रिज यानी आगे पुल है सीटी बजाओ। ये साइन बोर्ड रेलवे ट्रैक पर किसी पुल के पहले लगा होता है। इसे देखकर ट्रेन का लोको पायलट हॉर्न बजाता है। रेलवे ट्रैक पर लगे T/P साइन बोर्ड का मतलब होता है टर्मिनेट और स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर पैसेंजर। ये साइन बोर्ड ट्रेन के स्पीड लिमिटेशंस के लिए दिया जाता है। नंबर 4, आपने सुना होगा कि पहले कबूतर पोस्टमैन का काम करते थे। कोई भी मैसेज या चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कबूतर करते थे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या कि कबूतर ही इस काम को क्यों करते थे, कोई और दूसरा पक्षी क्यों नहीं? पक्षियों में एक खास तरह की स्किल पाया जाता है जिसे मैग्नेटो रिसेप्शन स्किल कहा जाता है। इसकी मदद से वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पृथ्वी के किस मैग्नेटिक फील्ड में है। इसके जरिए कबूतर किसी भी रास्ते को आसानी से समझ जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कबूतरों के दिमाग में 53 कोशिकाओं की एक ग्रुप होती है। इन कोशिकाओं की मदद से कबूतर पृथ्वी मैग्नेटिक फील्ड और दिशा की पहचान करते हैं। कबूतर के दिमाग में पाई जाने वाली ये कोशिकाएं किसी कंपास की तरह दिशा के बारे में पता लगा लेती है। कबूतरों की आंखों के रेटिना में एक खास तरह की प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को क्रिप्टोक्रोम कहा जाता है। इस प्रोटीन की मदद से कबूतर किसी भी रास्ते का आसानी से पता कर पाते हैं। नंबर 3, दोस्तों हम इंसान जब गहरी नींद में सोते हैं तो हम बिल्कुल भी होश में नहीं रहते। ऐसे में कई बार लोग करवट बदलते वक्त बिस्तर से ज़मीन पर गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियाँ जो पेड़ की डालियों में सोती है वो पेड़ से नीचे क्यों नहीं गिरती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले तो ये जान लीजिए कि चिड़िया सोती कैसे है। पक्षी हम इंसानों की तरह नहीं सोती। इंसान ज़्यादा देर तक सोते हैं और उन्हें गहरी नींद आती है। एक वक्त ऐसा आता है जिसमें हमारी नींद सबसे गहरी होती है। इसी समय हमें सपने भी आते हैं। ये दौर हमारे लिए कुछ मिनट तक का होता है, मगर पक्षियों के लिए महज 10 सेकंड का होता है। यानी पक्षी छोटी छोटी नींद लेकर सोती है। सोते वक्त डालियों से ना गिरने का पहला रीज़न यही है कि उनके दिमाग का एक हिस्सा जगा रहता है। दूसरा कारण उनके पैरों की बनावट। प्रकृति ने उन्हें किसी वस्तु को जकड़ने की क्षमता दी है। जब वो सोने के लिए पेड़ पर बैठती है तो उनके पंजे टहनियों को इस तरह जकड़ लेते कि जब तक वो नींद से ना जागे तब तक उनके पैर टहनियों को छोड़ते नहीं हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये किसी लॉक का काम करती है। इसी तरह के लॉक के कारण तोते जैसे पक्षी टहनियों पर झूलते हुए भी सो सकते हैं। नंबर 2, आपने भी इंसान का एक अजीबोगरीब व्यवहार नोटिस किया होगा। जब हम अपने सामने किसी अन्य इंसान को उबासी या जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो हमें भी जम्हाई आने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम बोर हो रहे होते हैं या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कनेक्शन सिर्फ नींद से नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई दिलचस्प वजह है। साल 2004 में म्यूनिख के साइकेट्रिक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की रिसर्च बताती है कि उबासी संक्रमण फैलाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई इंसान अपने सामने किसी अन्य व्यक्ति को उबासी या जम्हाई लेते हुए देखता है तो उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही एक्टिव मिरर न्यूरॉन सिस्टम उसे किसी की उबासी की नकल करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि किसी को देखकर उबासी लेने का मन करने लगता है। नंबर 1, दोस्तों यदि आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि संतरे को यदि पानी में डाला जाए तो ये आराम से तैरता रहता है, लेकिन उसका छिलका हटा दिया जाए तो वो पानी में डूब जाता है। बिना छिलके के संतरे की एक कली भी पानी में नहीं तैर पाती। वहीं छिलका सहित रहने पर पूरा का पूरा संतरा पानी में तैरता रहता है, जबकि उसका वजन भी कम हो जाता है, फिर भी वो तैरता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल छिलके का वजन उसकी डेंसिटी की तुलना में कम होता है। इसके अलावा छिलके के अंदर संतरे में छेद भी होते हैं। जब संतरा छिलके के साथ होता है तो उसमें कोई छेद नहीं होता और उसके अंदर डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसका छिलका हटा दिया जाता है तो उसका वज़न तो घट जाता है, लेकिन छोटे छोटे बूंद होने के कारण उसमें पानी भरने लगता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी बहुत कम हो जाता है और उसका वज़न बढ़ जाता है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।